हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। आज हम बात करेंगे उग्रवादी आंदोलन के बारे में। यानी अभी हमने उदारवादी चरण के बारे में पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने अपने स्वराज को लेकर के अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत किया था। ठीक उसी प्रकार आज हम बात करेंगे उग्रवादी चरण के बारे में, है ना। तो उग्रवादी चरण कैसे प्रारंभ हुआ, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी की, है ना, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, खास तौर पर 1890, है ना, 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ और 1905 आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया था। अगर मैं संक्षेप में समझाऊं तो ऐसा था कि जब उदारवादी की जो नीतियां थी वो अहिंसात्मक थी, सार्वजनिक रूप से अंग्रेजों का विरोध करना था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो भी पत्र लिखे जा रहे थे, जो भी आंदोलन से संबंधित जो बात अंग्रेज और वायरस राय को लिखी जाती थी, वो सीधे तौर पर अंग्रेजों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता था। अब ये धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं को लगने लगा कि अब जो स्वतंत्रता है, जो स्वराज है, हमें अंग्रेजों से तभी मुक्ति मिलेगी जब हम इनके खिलाफ संघर्ष की राजनीति अपनाएंगे। यानी अब सार्वजनिक या अहिंसात्मक रूप से हमें संघर्ष न, हमें जो स्वराज है वो नहीं मिलने वाला। अगर हमें स्वराज मिलेगा तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हिंसात्मक रूप अपनाना पड़ेगा। तो ये संघर्ष करने वाली नीति और हिंसा अपनाने वाली नीति ही बाद में आगे चलकर क्या कहलाई, उग्रवादी नेताओं का एक पूरा का पूरा समूह था। ठीक है। अब इसमें उग्रवादी जो राष्ट्रवाद है ना, उसके उदय होने के बहुत सारे कारण थे। जैसे था अंग्रेजी राज्य का सही स्वरूप की पहचान। अब अंग्रेजों में ये होने लगा था कि धीरे धीरे अब ये सोचते थे कि यार ये उदारवादी हमारा क्या कर लेंगे, है ना। अंग्रेजों को ये लगने लगा और वो हमेशा इस बात को टालते थे कि उदारवादी तो केवल ऐसे ही, हम उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को लगता था कि अंग्रेजों की नीतियां जो धीरे धीरे उदारवादियों के खिलाफ बढ़ती जा रही है और इन पर एक नए उदय का चरण होता है जिसे उग्रवादी चरण कहा जाता है। और अंग्रेजों का सही पहचान तब होता है जब 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम, है ना, धीरे धीरे बढ़ता है। और जब भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया तो उसमें जो उग्रवादी नेताओं को ये लगने लगा कि जो परिषद लाया गया है वो हमारे उद्देश्यों में असफल रहा है। यानी हमारे उद्देश्यों का पालन, हमारे उद्देश्यों में खरा नहीं उतर पा रहा है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि 1897 में पुणे में जो नाटू बंधु थे, है ना, नाटू बंधु पर बिना किसी मुकदमा चलाए उन्हें देशद्रोही का आरोप लगाकर देश से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये उग्रवादियों के लिए बहुत बड़ा मौका था उनके खिलाफ प्रदर्शन करने का। अब बाद में बाल गंगाधर तिलक और उसके साथ साथ अन्य नेताओं को भी जेल में, यानी मांडले यानी कि बर्मा भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उग्रवादियों में ये साफ तौर पर झलक दिखाई दे रहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ हमारी हमारी नीति सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि वो उतना हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि 1898 में भारतीय दंड संहिता पुनः स्थापित की गई, है ना, क्योंकि अंग्रेजों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का एक बड़ा चरण उग्रवादी हो रहा है, संघर्ष के लिए हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है। ठीक है। और चौथा बड़ा कारण था कि 1899 में कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की कमी कर दी जाती है और 1904 में कोलकाता गोपनीयता कानून द्वारा प्रेस का दमन कर दिया जाता है। तो इन सब नीतियों के कारण, इन सब नीतियां ही कहीं ना कहीं उग्रवादी को बढ़ावा दे रही थी और उग्रवादी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जो कि देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने लिए और देश की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। ठीक है। दूसरा था कि उग्रवादियों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होना। उग्रवादी में अगर किसी नेता का सबसे बड़ा नाम आता है तो वह बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे नेताओं ने, उनका जो आत्मविश्वास था, देश के प्रति जो भावना थी, स्वराज की मांग थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसी आत्मसम्मान के कारण इन्होंने अंग्रेजों को खूब परेशान किया। ठीक है। अब शिक्षा का विकास, है ना, उग्रवादियों का मेन एजेंडा ये था कि हमें स्वराज के साथ साथ देश के जो युवा वर्ग हैं उन्हें शिक्षित करना बहुत जरूरी है, राजनीतिक पहचान दिलाना बहुत जरूरी है, उनमें ये बात को रखना और खास
खास तौर पर शिक्षा के प्रति, है ना, उनमें ये रखना कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ है, उनको राजनीतिक तौर पर सुदृढ़ बनाना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। अब यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव ऐसा होता है कि जब 1868 में, है ना, 1868 में धीरे धीरे जापान एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय उग्रवादी को लगने लगा कि अंग्रेजों का दमन होना निश्चित है, क्योंकि अंग्रेज उस समय भी जापान में किसी न किसी का तो कब्जा था, है ना। तो जापान का जब कब्जा था तो जापान जो है धीरे धीरे अपने को सुदृढ़ करने लगा, यानी अपने को बड़ा करने लगा, जिसके कारण वो एक नया देश उभरा, एक नए औद्योगिक क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान था। तो कहीं ना कहीं उग्रवादियों को लगने लगा कि हमें भी कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, और जापान की इस अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। धीरे धीरे जो पश्चिमीकरण है, यूरोप की जो पद्धति, यूरोप की जो संस्कृति थी, वो धीरे धीरे भारतीय संस्कृति और परंपरा में शामिल होते जा रही थी। तो कहीं ना कहीं भारतीयों को लगने लगा कि बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति में एक चोट है। इसीलिए दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जो परंपरा और रीति रिवाज को बनाए रखने के लिए बहुत सारे काम किए। यहाँ तक कि दयानंद सरस्वती ने कह दिया था कि भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, उदारवादियों की उपलब्धियों में असंतोष। मैं आपको बता दूं कि जब 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस समय उग्रवादियों का ये कहना था कि इसका मेन पर्पस ये है कि इस बंगाल का जो विभाजन हुआ है और उसमें स्वदेशी आंदोलन को भारत के विभिन्न राज्यों में संचालित किया जाए और स्वराज की मांग उठाया जाए, शिक्षा को प्रस्तावित किया जाए। लेकिन उदारवादी का कहना था कि केवल इसे बंगाल तक ही सीमित किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि उदारवादियों में, कि उग्रवादी की बात नहीं मानते थे, उग्रवादियों को वे ऐसा ही नॉर्मल समझते थे। तो कहीं ना कहीं उदारवादियों की जो नीति थी वो तटस्थ थी, यानी उस समय उदारवादी का प्रभाव थोड़ा अधिक था उग्रवादियों के कंपेयर में। तो उदारवादी अपनी मनमानी करते थे। तब सूरत में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो 1907 में साफ झलकने लगा कि उदारवादी और उग्रवादियों के बीच मतभेद बढ़ने लगा, इसीलिए सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, एक प्रशिक्षित नेतृत्व का अनुभव, है ना, बाल गंगाधर तिलक जैसे एक महान क्रांतिकारी, है ना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ऐसे ऐसे नेताओं जो प्रशिक्षित वर्ग से थे, उनके पास जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा था। वो धीरे धीरे उग्रवादियों को ऊपर उठाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। ठीक है, ये तो हो गए उग्रवादियों की उदय का कारण। अब इनसे संबंधित कुछ विचार देखने को मिलते हैं। जैसा एक विचार हमको देखने को मिला है कि यदि संसार में कहीं कोई पाप है ना, यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता, है ना। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है ना, दुर्बलता मृत्यु के समान है। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने, है ना। एक और कथन था कि आज का उग्रवादी कल का उदारवादी बन जाएगा, और ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये हमने उदारवादी के उदय के कारण पढ़े। आगे पढ़ते हैं इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको। अब जैसे ही 1905 बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन का मेन कारण ये था क्योंकि कर्जन का मानना ये था कि बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू और मुस्लिम धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सा सार्वजनिक सभा का तैयार करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। तो उसने इस नीति के लिए बंगाल का विभाजन कर डाला, और बंगाल के विभाजन के बाद उदारवादी और उग्रवादी में एक आक्रोश की लहर पैदा हो गई, और जिसके कारण कई सारे आंदोलनों का प्रारंभ हुआ, जिनमें सबसे बड़ा आंदोलन जो था वो था स्वदेशी आंदोलन, है ना। स्वदेशी आंदोलन में बहुत सारे क्रांतिकारी राजनेताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जैसे अपने बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष हैं, बी डी सरवाकर हैं, है ना, इवन लाला लाजपत राय, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या थे। तो देखो, 1908 तक स्वदेशी आंदोलन जो था वो अपने भूमिगत क्रांतिकारी के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद में ये क्या था कि ठंडा पड़ चुका था। ठंडा क्यों पड़ चुका था? इसके कई सारे कारण थे,
क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि आंदोलनकारियों के विरुद्ध दमनात्मक स्वरूप अपनाया था, यानी जहां मेरे उनको सजा दे दो, उनको मार डालो, यानी उनकी जो क्रांतिकारी की जो नीति थी, है ना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनके दमन के रुख अपनाया था। जो भी क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ दमन की नीति अपनाई थी। आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का स्वरूप नहीं ले सका। क्यों नहीं ले सका? क्योंकि आंदोलन में विभिन्न गांधीवादी सिद्धांतों, असहयोग, सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, समाज सुधार और सृजनात्मक कार्यों इत्यादि को अपनाया गया, किंतु आंदोलन सिद्धांत के एक अनुशासनात्मक दिशा नहीं दे सका। क्योंकि आंदोलन में दो टाइप के लोग थे, एक उदारवादी और दूसरे थे उग्रवादी। क्योंकि इन दोनों के बीच अक्सर बनती नहीं थी। ये चाहते थे उदारवादी कि हम गांधी जी के जो सिद्धांतों के अनुरूप चले, है ना, उनके अनुकूल चले। उदारवादी के बाद जो उग्रवादी थे, उग्रवादी का कहना था कि बिना संघर्ष के हमें स्वराज नहीं मिलने वाला है। ठीक है। अब यहाँ कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झड़प देखने को मिलती है और 1907 में सूरत अधिवेशन में ये साफ तौर पर दिखाई देता है। यानी ये स्वदेशी आंदोलन इतना बड़े व्यापक पैमाने पर फैला, लेकिन 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद जब उग्रवादी और उदारवादी यानी कांग्रेस का दो पार्ट में विभाजन हो गया, तो कहीं न कहीं इस आंदोलन को भारी आघात पहुंचा। ठीक है। आंदोलन ने जन सामान्य की शक्ति और ऊर्जा को उभारने का कार्य तो किया, किंतु शक्ति और ऊर्जा को संगठित का वह सही स्वरूप एवं दिशा में सफल नहीं हो सकी। यानी उनको गाइड करने का, जो मार्गदर्शन करने का जो नीति थी, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाई। ठीक है। आंदोलन समाज में सभी वर्गों में अपनी पैठ नहीं बना सका, यानी एक सीमित क्षेत्र तक रह गया, सभी धर्मों में नहीं फैल पाया, खास तौर पर मुसलमानों और किसानों को प्रभावित नहीं कर पाया। ठीक है। असहयोग और सत्याग्रह जो थे, उनका जो सिद्धांत था वो रूप माने सत्याग्रह ही रह पाया और ज्यादा व्यवहारिक रूप नहीं ले सका। यानी जो सिद्धांत थे वो एक सीमित एरिया तक रह पाया, बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में नहीं फैल पाया। तो ये स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन उभर कर आया था, उसके बाद में जो इसके पतन के कारण थे उसको हमने समझा। अब हम बात करेंगे कि सूरत अधिवेशन के बाद जो उग्रवादी और उदारवादी दो दो चरण थे, उनमें क्या प्रमुख अंतर थे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हम उदारवादी और उग्रवादी आंदोलन के बारे में, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि सामाजिक आधार के बारे में। ठीक है। तो देखो, उदारवादी जो लोग थे उनमें जमींदारों और शहरों के उच्च मध्यम वर्गीय के लोगों के बीच था। कौन? उदारवादी वर्ग। यानी जमींदार और शहरों के जो उच्च मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके बीच उदारवादी था, जबकि अगर उग्रवादी की बात करें तो शहरों में शिक्षित और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के बीच था। ठीक है। सेकंड है सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत। यानी उदारवादी जो था वो पाश्चात्य उदार विचारधारा और यूरोपीय इतिहास पर कायम था, जबकि उग्रवादी जो लोग थे वो भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरा, हिंदू मूल्यों पर आधारित थे, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। जबकि उदारवादी का मानना था कि ब्रिटिश न्याय प्रियता है उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है। जबकि उदारवादी लोगों के अलावा अगर उग्रवादी की बात करें तो उग्रवादी ब्रिटिश न्याय प्रियता पर विश्वास नहीं करता था। ठीक है। फिर उसके बाद इनका विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ राजनैतिक संबंध भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक हितों के लिए लाभप्रद है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जबकि उग्रवादी का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध रहने पर भारत का आर्थिक शोषण होगा। ठीक है। ब्रिटिश ताज पर पूरा विश्वास था उदारवादियों का, जबकि इनका कोई भी विश्वास नहीं था। इनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध जो है वो खराब रह सकता है, यानी उन पर कोई विश्वास नहीं था। ठीक है। ये केवल संवैधानिक दायरों में रहकर लक्ष्य पाने पर विश्वास करते थे। कौन? उदारवादी लोग। जबकि जो उग्रवादी थे आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असंवैधानिक तरीके से यानी बहिष्कार और अहिंसात्मक प्रतिरोध करते थे।
यानी साफ तौर पर समझ में आता है कि जब उदारवादियों का चरण समाप्त हुआ तो उग्रवादियों को लगने लगा कि उदारवादियों की जो नीति है अहिंसात्मक और जो संवैधानिक ढंग की है उससे हमको स्वराज नहीं मिल पाएगा। अगर स्वराज पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो बाद में फिर एक उग्रवादी बड़े पैमाने पर उभरा जो कि उदारवादियों से भिन्न था और आगे चलकर भारत के हितों और भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये पूरा का पूरा हमने उदारवादी और उग्रवादियों के बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में।